डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 से 2023 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज 2019 बोर्ड परीक्षा के सेट नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज हम लोग किन किन अभिक्रियाओं को हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूं कि आज हम लोग क्या क्या हल करने वाले हैं, जिससे आप इस पूरी क्लास को अच्छे से बैठकर देख लें। तो चलिए देखिए, आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है कि एल्कोहलों की निर्जलन अभिक्रिया आपको लिखनी है। उसके बाद दूसरा आपको दिख रहा है फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया, जिसे आप कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर आपको देखना है विलियमसन संश्लेषण, जिसे आप विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। और आपके देखिए यहाँ पे क्या होता है, जबकि 5 सवाल आपके सामने हैं। एथेनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करना है, क्या नाम है इसका भी हम देखेंगे। प्रोपेनॉन को क्लोरोफॉर्म से क्रिया करानी है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से गर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फेनिल मेथिल कीटोन का 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करानी है। बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करना है। बाकी के 5 आपको कैसे प्राप्त करेंगे, जब वाले रिएक्शन रहेंगे। तो आज टोटल हम लोग 15 रिएक्शन करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग सवाल को। ये 15 रिएक्शन आपके 30 रिएक्शन के बराबर होंगे। कैसे, अभी आप देखते जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा। तो आइए जरा हम लोग पहले सवाल से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल कहता है कि भैया इस प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्राथमिक लिखा है, द्वितीयक लिखा है, तृतीयक लिखा है। तो आपको मालूम है निर्जलन की क्रिया में H2O बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? H2O। और वैसे निर्जलन की क्रिया विधियाँ जो होती हैं, एक E1 होती है और एक क्या होती है, E2 होती है। जो E1 होता है वो कौन कौन देते हैं? 2 अंश और 3 अंश देते हैं। जो आपका E2 होता है वो 1 अंश देता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। तो यहाँ भी हमको इस क्रिया विधि से नहीं मतलब है, जब क्रिया विधि मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा उसको। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखना प्रारंभ करिए। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या क्या है आपके सामने। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का आपको निर्जलीकरण करना है। तो आइए जरा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण, प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि निर्जलीकरण की प्रक्रिया में एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। और चूंकि आप प्राथमिक का पढ़ रहे हैं तो पहले आप देखिए कैसे होगा ये रिएक्शन आपका। देखिए आपको यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा R, उसके बाद आपका लेना पड़ेगा CH2, फिर CH2 और फिर CH2 और सिंगल बॉन्ड आपका OH। मैं यहाँ पे एथिल अल्कोहल भी ले सकता था, परंतु आपको प्राथमिक का बोला है तो आप उसी पैटर्न पे चल के बताइए कि आपको यहाँ पे कैसे बन रहा है उत्पाद। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपका सांद्र H2SO4 है। तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी आपको इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। जिस दिन ये हमको सिलेबस में मिलेगा, जिस दिन हमको ये पेपर में मिलेगा, उस दिन मैं उसका आपको ऑपरेशन करके भी दिखाऊंगा। बस आपको अभी के लिए इतना बता दे रहा हूँ कि ये OH यहाँ से निकलता है, तो अपने पास वाले कार्बन से H निकालेगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे बनना चाहिए। परंतु यहाँ पर थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम कि जब OH निकलता है तो यहाँ पे बन जाता है आपका क्या, यहाँ पे आपका बन जाता है प्राथमिक कार्बोधनायन, जो कि कम अस्थायी होता है। इसीलिए अपने आप को बदल कर ये द्वितीयक कार्बोधनायन बना लेता है। कैसे बनाता है, जब हम क्रिया विधि पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो यहाँ पर द्वितीयक बनाकर इसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकालता है, तो डबल बॉन्ड वहाँ पर न बनकर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये बात को मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे उत्पाद लिखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि डबल बॉन्ड अब बनने कहाँ वाला है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आइए ज़रा देखिए कैसे होता है यहाँ पे उत्पाद आपका बनना। होता है RCH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चूँकि आपसे केवल रासायनिक समीकरण पूछा है तो बस केवल आप रासायनिक समीकरण लिखिएगा और छोड़ दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्रिया विधि जब आपके पेपर में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो ये आपका हो गया
प्राथमिक अल्कोहल का निर्जलीकरण। ये प्राथमिक कैसे था ये भी जरा जान लीजिए। प्राथमिक कैसे था आपको मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक कौन होता है, जिसमें OH समूह से जो जुड़ा कार्बन है केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो सही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्राथमिक है। हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए जरा देख लीजिए दूसरा नंबर, द्वितीयक अल्कोहल का देख लीजिए, जिसे आप लोग दो अंश अल्कोहल भी बोलते हैं। तो दो अंश अल्कोहल का निर्जलीकरण देखिए कैसे होगा आपका। देखिए R और फिर आप लेंगे CH, फिर OH, चूँकि अपने बगल वाले से निकालेगा तो इसको CH2 और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ R। तो ये आपका एक द्वितीयक अल्कोहल है, इसको भी आपको गर्म कर देना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखेंगे आप, यहाँ से निकल जाएगा आपका OH और बगल वाले से निकाल लेगा H, क्योंकि इसके पास तो हैं डबल बॉन्ड वाले, मतलब क्या बोलते हैं ये द्वितीयक पहले से है, क्योंकि इसके पास तो एक कार्बन है, इसके पास भी एक कार्बन है, तो वहीं जाकर ये बना लेगा अपना डबल बॉन्ड। तो RCH डबल बॉन्ड CH और ये R, ये बना लिया इसने एल्कीन। क्या बना लिया? एल्कीन। हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला तीसरा वाला देख लीजिए। अब तीसरा वाला तीन अंश अल्कोहल, बस ये आपको मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ, आपको ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे अभी, हाल फिलहाल के सेट में आने वाला, घबराइए मत, दूसरे तीसरे सेट में आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसकी क्रियाविधि, फिलहाल आप इतना जानते चलिए इसमें। तो तीन अंश अल्कोहल का आप कैसे करेंगे, देखिए RCH2, फिर C, इधर जुड़ा आपका R और इधर जुड़ा आपका R, यहाँ जुड़ा आपका OH। तो OH समूह से जुड़ा कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा है, देखिए OH है, इससे जुड़ा कार्बन, एक ऊपर जुड़ा, एक नीचे जुड़ा, एक सामने जुड़ा, तीन कार्बन से जुड़ा, इसका मतलब ये तृतीयक है। तो जब हम लोग इसको गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसमें भी वही कहानी होगी। देखिए यहाँ से आपका निकल जाएगा OH और उसके बगल वाले कार्बन से यहाँ से H निकाल लेगा, तो आपका हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड C, फिर ऊपर आपका आ गया R और नीचे आपका आ गया R, ये आपका हो गया। ठीक है, यौगिक बन के आपका तैयार हो गया। तो ये आपका तृतीयक अल्कोहल का भी निर्जलीकरण हो गया। हो जाएगा ना, तो ये आवाज़ आपको लिखना था, उससे ज़्यादा नहीं कुछ करना था इसमें। अगला आपका आता है फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया। फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया, तो ज़रा देखिए आप लोग फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया में होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए ज़रा, इस कोल्बे अभिक्रिया को आप लोग कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपकी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आपका बनता है फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से बनता है आपका सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिएक्शन हुआ कैसे था। देखिए सबसे पहले तो आपको पकड़ना है फिनॉल। तो इस रिएक्शन का मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि जैसे ही आप फिनॉल की क्रिया पहले NaOH से कराते हैं और जो बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड अर्थात ONA, क्या बनता है ONA, उसे आप कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ उच्च दाब 4 से 8 ATM और उच्च ताप 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो देखिएगा ये उच्च दाब पर इस CO2 का इस अल्फा स्थिति पर योग हो जाता है, इस अल्फा स्थिति पर। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे अदला बदली, देखिए ज़रा, यहाँ पे ये बना लेता है ONA और ये जुड़कर बना देता है COOH, परंतु आप देखेंगे कि ये एक अम्लीय यौगिक है और यहाँ पे ये कम अम्लीय है, क्योंकि OH जो है आपका कम अम्लीय है, COOH ज़्यादा अम्लीय है।
इसीलिए यहाँ पे होती है अदला बदली। क्या होती है? अदला बदली। इसके यच को ले लेता है ये ओ और इसके यन्ने को ले लेता है COO। तो आप यहाँ से इस यच को हटाइएगा और यहाँ से इस यन्ने को हटाइएगा और अदला बदली कर दीजिएगा। यहाँ पे चला जाएगा यच और यहाँ पे चला जाएगा यन्ने। लेकिन जैसे ही हम इसका अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, आप में अगर हो जगह तो सामने लिखिएगा, हमारे में नहीं है तो हम नीचे कर दे रहे हैं। आप इसका जल अपघटन करा दीजिए प्लस HOH लिख दीजिए। वो भी कौन सा? अम्लीय जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। तो आपका यहाँ पे देखिए क्या बन जाता है, ये होता है OH। और जैसे ही अम्ल की उपस्थिति में आप जल अपघटन कराते हैं, यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जो आपका यन्ने है वो OH के साथ भाग जाता है और अम्लीय कराया आपने, तो जो NaOH निकलता है वो अम्ल से क्रिया करके अपना क्षार बना लेगा, ये सॉरी लवण बना लेगा और जल बना लेगा। और आपका ये जो बचा C, देखिए यहाँ पे जो आपका बचा COO, जो यन्ने था अब उसके पास केवल क्या बच जाएगा? H बच जाएगा और इसी का नाम आप जानते हैं होता है सैलिसिलिक अम्ल। तो ये आपकी है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। देखिए कितना आसानी से आप इसको समझकर लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने CO2 की उपस्थिति में इसको गर्म किया, CO2 का इस आर्थो समूह पर योग हो गया, इस आर्थो समूह पर योग हो गया। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कहीं भी आप उच्च दाब पर गर्म करते हैं CO2 को, तो CO2 उसमें जुड़ जाती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा आपने, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। हिंदी लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आप फिनॉल के NaOH से क्रिया द्वारा बने सोडियम फिनॉक्साइड को उच्च दाब और उच्च ताप पर CO2 के साथ गर्म करने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे आपको इस रिएक्शन को ऐसे पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे में भी इसको पूछा जा सकता है। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल आपका पूछा जा सकता है कि फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाना है। तो आपका जवाब होगा फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल कोल्बे स्मिट अभिक्रिया के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल आपका नाम है विलियमसन संश्लेषण, जिसे आप विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहते हैं। इसका मतलब इस अभिक्रिया में बनता होगा ईथर। क्या बनता होगा जी? ईथर बनता होगा। तो जरा आप बताइए कि ये अभिक्रिया है क्या, क्या होता है इस रिएक्शन में। तो देखिए अब हम लोग आते हैं किस पर? विलियमसन संश्लेषण पर। तो पहले तो आप इसका सेंटेंस सुन लीजिए, सेंटेंस सुन लीजिए। क्या है सेंटेंस? है इसका कि जब एल्किल ब्रोमाइड, या सीधे कहिए आप एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं जी? सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बनता है डाई एथिल ईथर, जिसे आप कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो इसका एक सामान्य रिएक्शन लिखते हैं, देखिए R और X, ये हो गया एल्किल हैलाइड। इसको हमें गर्म करना है किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में गर्म करना है जी? सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करना है, अर्थात सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करना है। तो एल्कोक्साइड कैसे बनता है? देखिए ये एल्कोहल जो आपके होते हैं, एल्कोहलों को अगर आप धातु के साथ गर्म करेंगे, जो विद्युत ऋणीय धातु हैं उनके से, सॉरी विद्युत धनी धातु हैं उनके साथ, तो H हट जाता है और बनता है RONA। इसे ही हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब भी हम, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एल्किल हैलाइड को इस सोडियम एथॉक्साइड अर्थात एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बनने वाला पदार्थ होता है ईथर। तो देखिए मैं यहाँ पे NaOR कर दे रहा हूँ, चाहिए तो आप R' कर लीजिए क्योंकि अलग उत्पाद भी बन सकता है। तो यहाँ से X यहाँ के Na को लेकर भाग जाता है और R' आपका बन जाता है, जिसे आप कहते हैं ईथर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। परंतु अगर आप विशेष अभिक्रिया लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं।
वो भी आपके लिए हाजिर है। ये नीचे वाला रिएक्शन याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं एक जैसे लिख देता हूँ, जैसे। तो जैसे में आप R की जगह रख दीजिए C2H5, C2H5, और X की जगह आप रख दीजिए Br अर्थात ब्रोमीन, और प्लस इसकी जगह Na रहने दीजिए, O रहने दीजिए, R डैश की जगह भी रख दीजिए C2H5। तो यहाँ से आपका निकल गया NaBr, आपका बन गया C2H5O C2H5। इसका नाम जो है वो है डाई एथिल ईथर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया विलियमसन ईथर संश्लेषण। समझ में आ गया आपको? देखिए कितना आसान रिएक्शन है, ठीक है। चलिए जरा आइए आप लोग, अब चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं, रिएक्शंस पर चलते हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन भैया लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन पे फोकस करते हैं। पहला लिखा है एथेनॉल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करना है। देखिए लिखिए जरा इसको पहले तो। एथेनॉल प्लस कास्टिक सोडा, और करिए इसको गर्म, करिए इसको गर्म। सूत्र तो लिखिए, CH3CHO प्लस कास्टिक सोडा NaOH। नाम बताएंगे क्या आप, क्या है इस रिएक्शन का नाम? याद आया क्या? अरे बाल, अरे गुरुदेव, ये तो का है? मैंने कहा क्या? आपने कहा ये तो एल्डोल संघनन है। मैंने कहा अच्छा बच्चा, तो बता दो रिएक्शन अब का होने वाला है। कहे तब लीजिए देखिए आप, देखिए यहाँ से आप करिए इसको CH और डबल बॉन्ड O इसका नीचे करिए, और दूसरा लाइए C और इसके तीनों एचओं को दिखाइए इसके बगल में, और फिर लाइए इधर CHO। मैंने कहा अच्छा, और आपने कहा ऊपर यहाँ लिख दीजिएगा तनु NaOH, और कर दीजिएगा इसको गरम। तो मैंने कहा तब क्या होगा? तो आपने कहा अरे देखते तो जाइए पहले क्या क्या होगा, बहुत कुछ होगा। मैंने कहा क्या? आपने कहा देखिए ये H जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ये C चला जाएगा इस कार्बन के पास। मैंने कहा अच्छा, तो आपने कहा अब क्या होगा? देखिए बन जाता है CH3, फिर CH, और नीचे आपका बना OH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH2, और लास्ट में आपका आ गया CHO, ठीक है। ये आपका बन गया यौगिक, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्डोल, और इस अभिक्रिया का नाम होता है एल्डोल संघनन। तो मैं आपको यहीं पर एक बात बता देता हूँ कि एल्डोल को गर्म करने पर क्या होता है। तो जैसे ही आप इस एल्डोल को गर्म करते हैं तेजी से, तो H2O निकल जाता है बाहर। क्या बाहर निकल जाता है जी? H2O आपका निकल जाता है बाहर, और एक असंतृप्त यौगिक बन जाता है। चाहे आप एल्डोल को गर्म करिए, चाहे आप कीटोल को गर्म करिए, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप एल्डोल को गर्म करिए, चाहे आप कीटोल को गर्म करिए, वो निकल जाएगा आपका बाहर, ठीक है। तो ज़रा देख लीजिए कि होता क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप गर्म करते हैं एल्डोल को, अभी जो पीछे बना हुआ था सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपका OH, और सिंगल बॉन्ड जो आपका CH2 बना हुआ था उसका एक H यहाँ पे नीचे आता है, और ये होता है CHO। जैसे ही आप इसको करते हैं गर्म, तुरंत ही ये अपने H2O को निकाल कर भेज देता है बाहर, और नया यौगिक बना देता है CH3, फिर CH, डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इसी को बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ऐसे ही अगर आप कीटोल को गर्म करते, कीटोल को, तो कीटोल को भी गर्म करने पर उसका जल बाहर निकल जाता है, और वहाँ से जो यौगिक बनता है वो होता है मेसिटिल ऑक्साइड। क्या होता है? मेसिटिल ऑक्साइड। इस रिएक्शन को गांठ बांध लीजिए, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा, इसको लिख के छाप लीजिएगा। और मैं ये एक इम्पॉर्टेंट और आपको बता देता हूँ, क्या कीटोल को गर्म करने पर क्या होता है? कीटोल,
तो आपने कीटोल पढ़ा होगा, कीटोल संघनन, एल्डोल संघनन के उदाहरण में ही मैंने पढ़ाया था इसको। तो जो कीटोल को गर्म करते हैं ना, कीटोल को गर्म करने पर क्या होता है, जरा इसकी ओर समझ लीजिए, इसकी ओर नज़र घुमा लीजिए। कीटोल को गर्म करिए, देखिए क्या होता है। तो देखिए जो आपका कीटोल का फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, CH3, ठीक है, ये C के साथ था OH, और इधर आपका था CH2। तो CH2 में से एक H को मैं नीचे करता हूँ, और फिर आपका इधर बना हुआ था CO, और इधर बना था आपका CH3। तो मैंने कहा भैया इसको भी गर्म कर दो। आपने कहा ठीक है, जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैंने कहा तुरंत H2O बाहर निकाल दो। आपने कहा बहुत सही। तो मैंने कहा जो बचा उसको लिख दो, CH3, फिर C, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, और लास्ट में जो आपका बच गया CO, CH3, ठीक है। इसी का जो नाम है, इसी का नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। इसी का जो नाम है वो है मेसिटिल ऑक्साइड। और आपसे एक बार पेपर में पूछा गया है, छाप के रख लीजिए इस सवाल को। तो कीटोल तक तो आपने पढ़ा ही हुआ था, परंतु उस कीटोल को गर्म कर देने पर उसका जल बाहर निकल जाता है और बन जाता है मेसिटिल ऑक्साइड, हो जाएगा ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए कितना दमदार, शानदार, जानदार रिएक्शन है ये, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन से आपने देखिए कितना रिएक्शन पढ़ लिया, 3 रिएक्शन पढ़ लिया। कितना खूबसूरत बात है आपके सामने, ठीक है। आपने पढ़ा एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन से आपने एल्डोल को गर्म करना और कीटोल को गर्म करना, दोनों आपने पढ़ लिया, ठीक। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल, प्रोपेनोन। आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल है, प्रोपेनोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया होती है। तो आइए जरा देखिए, लिखिए यहाँ पर, आप सराहिए इस रिएक्शन को भी। प्रोपेनोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्या है आपका ये रिएक्शन प्रोपेन प्लस क्लोरोफॉर्म का। तो जैसे ही आप प्रोपेन प्लस क्लोरोफॉर्म करते हैं, प्रोपेनोन है जी, प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोपेनोन का एक साधारण नाम होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। तो जैसे ही आप एसीटोन की क्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, तुरंत ही देखिए क्या होता है। एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया अकेले होती है, याद रखिएगा, इसमें एल्डिहाइड ये क्रिया नहीं देता है। तो जरा आप सूत्र बनाइए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, इसका नाम है एसीटोन। और तुरंत ही आपको इसकी क्रिया करानी है CHCl3 से। तो मैंने कहा देखो बच्चा, यहाँ बनता है क्लोरीटोन, और ये आपसे बहुत बार पूछा गया रिएक्शन है, छाप के रख लो इस रिएक्शन को। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारा, ये बात को याद कर लेना। इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें तुमको मिलेगा नहीं आज वाले में, ठीक है। तो क्लोरीटोन बनता है एसीटोन से, क्लोरीटोन बहुत बार पूछा गया है, आपको सीधे बोल के पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से क्लोरीटोन। कुछ मत करिए, आप इसका योग करा दीजिए। आप इसका क्या करा दीजिए, योग करा दीजिए। जो आपका यच है वो चला जाता है ओ के पास, जो आपका यच है वो चला जाता है ओ के पास, यच ओ के पास चला जाता है। बाकी के बच्चे लोग वो चले जाते हैं सी के पास, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। बस यौगिक बन के आपका तैयार। कैसे, देखिए जरा इधर देखिए, ध्यान दीजिए। CH3C और सिंगल बॉन्ड O के साथ चला गया H, और नीचे आपका बचा CH3, और ये आपका जुड़ गया CCl3। बस यही आपका बन के तैयार हो गया क्लोरीटोन। क्या बन के तैयार हो गया, क्लोरीटोन। और ये किसकी उपस्थिति में होता है रिएक्शन, KOH की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, KOH की उपस्थिति में होता है, हो जाएगा। बस तो देखिए कितना आसान रिएक्शन था, सीधा सीधा योग हुआ है, सीधा सीधा योग हुआ है। वो भी कौन सा योग हुआ है बताएंगे क्या आप, कौन सा योग हुआ है। यहाँ पर आपका योग हुआ है नाभिक स्नेही योग हुआ है। CO समूह पर योग हमेशा नाभिक स्नेही ही होता है। कौन सा योग हुआ है जी, नाभिक स्नेही योग हुआ है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दंदनाता हुआ पहुंच गया है। क्या है, प्रोपेनोन को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप जानते हैं, और इसको मैंने आपको पहले की क्लास में पढ़ा रखा है। इसको मैंने आपको पहले की क्लास में पढ़ा रखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के रूप में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ज़रा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है, बताएंगे क्या आप।
कुछ ऐसा आपने रिएक्शन देखा क्या? गारंटीड है, मैं बता देता हूँ, कोई जानता नहीं होगा इस रिएक्शन के बारे में। देख लीजिएगा आप लोग, पूछ लीजिएगा किसी से भी, ठीक है। ये नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जिनने हल कराया होगा ना, हल किया होगा ना, वही जानते होंगे। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ज़रा देखिए और बताइए। तो बताइए ज़रा आप, क्या होगा इस रिएक्शन में, बताएंगे क्या? चलिए, तो मैं ज़रा आपको एक जगह लेकर चलता हूँ। इसके लिए आपको जो आपका पी ब्लॉक का तत्व कटा है वहाँ से संबंधित आपको एक रिएक्शन जानना पड़ेगा। वहाँ से संबंधित आपको एक रिएक्शन जानना पड़ेगा। और क्या जानना पड़ेगा कि जो आपका Cl2 होता है जब NaOH से क्रिया करता है तो क्या बनता है। देखिएगा, NaOH से क्रिया करने के बाद वो बनाता है इस प्रकार का यौगिक NaOCl प्लस NaCl और प्लस बनाता है H2O। गांठ बांध के रखिएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे यहाँ पर पूछ दिया NaOCl का रिएक्शन, इसका मतलब आप समझ जाइए उसने Cl2 और NaOH का ही रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है। किसका रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है? Cl2 और NaOH का रिएक्शन आपसे पूछा हुआ है। तो आप बताइए एसीटोन की I2/NaOH से क्रिया का नाम क्या था? बताएंगे क्या? I2/NaOH से क्रिया का नाम क्या था? I2 की जगह मैंने X2 भी लिखवाया हुआ था। X2/NaOH की क्रिया का नाम क्या था? बताएंगे क्या आप? हाँ बताइए ज़रा, क्या नाम था इसका? इसका नाम था हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या नाम था जी इसका? हैलोफॉर्म अभिक्रिया नाम था इसका, ठीक है। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आप कहेंगे जी गुरुदेव ये तो हमका आवत रहा, लेकिन काव बताई। मैंने कहा बस बच्चा बस, आवत रहा तो हो ही गया। तो आपने कहा अब का हुआ? मैंने कहा देखो X2 की जगह तुम रख दो Cl2 और समझ लो कि तुमने क्रिया कराई है किससे? NaOCl से कराई है। किससे कराई है? NaOCl से कराई है। और बना दो अपना उत्पाद, तुरंत टनाटन करके बना दो, तुम्हारा यौगिक खत्म। मैंने क्या कहा था, कैसे बताया था उस उत्पाद को बनाने के लिए? बताइए ज़रा। यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यही आपका बनाएगा हैलो फॉर्म में बदलेगा। तो ये आपका बदल गया CHI3 में। CHI3 में क्यों बदलेगा जी? Cl आपने लिया तो Cl3 में बदलना चाहिए ना। CHCl3 में। किस में बदलेगा? CHCl3 में। और फिर आपका जो ये दूसरा वाला हिस्सा बना, ये बना लेता है COONA। क्या बनाता है? COONA। बाकी में प्लस में आपका वो NaCl और प्लस H2O तो बनना तय है, ठीक है। तो देखा आपने कितना बढ़िया से रिएक्शन आया आपका। तो यहाँ पे आप रट लीजिए कि NaOCl से क्रिया पूछ रहा हो, चाहे NaOI से क्रिया पूछ रहा हो, NaOI से क्रिया पूछ रहा हो, याद रख लीजिएगा। चाहे आपका NaClO3 से ही क्रिया क्यों ना पूछ रहा हो, NaClO3 भी इसी क्रिया में ही बनता है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। सोडियम क्लोरेट बोलते हैं उसको, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, नमोई तो लिखा हुआ है ना, इसका सोडियम हाइपोक्लोराइट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का सूत्र जान लीजिए NaOCl। यहीं पे आपका सोडियम क्लोरेट लिख सकता था वो। क्या लिख सकता था? सोडियम क्लोरेट लिख सकता था। जैसे ही सोडियम क्लोरेट लिखता उसका सूत्र हो जाता NaClO3। अब वही जो हमने I2/ ये Cl2/NaOH कराया ना, इसी में आपका NaClO3 भी बनता है। इस बात को गांठ बांध के याद कर लीजिए। ये ठंडे में होता है और वो गर्म करने पर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ खोल कर बता दिया है। इससे ज़्यादा कठिन आपसे इसमें नहीं पूछा जा सकता है। और देख लीजिए, जो अपने आप को बहुत तेजुखा बनते हैं उनसे पूछ लीजिए कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए आप लोग क्या होगा, आगे बढ़ेंगे क्या? आप लोग बताएंगे क्या? यहाँ पे बताएंगे। देखिए, चलता हूँ मैं आगे की तरफ, अगले सवाल पे। अब आइए ज़रा, ये लिखा है फेनिल मेथिल कीटोन। ये तो और जानदार सवाल है, इसको आपको जानना चाहिए। काफ़ी बढ़िया सवाल है ये आपका, बहुत अच्छा सवाल है
और आपको यहाँ से मैं एक पैटर्न बताने वाला हूँ। 5-6 अभिक्रियाएं एक साथ तैयार होंगी आपकी। आपका लिखा हुआ है फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से क्रिया करानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हाइड्राजीन शब्द है, तो मैं आपको यहाँ पे 5 रिएक्शंस और बताने वाला हूँ। कितने रिएक्शन? 5 रिएक्शन और आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, दिल थाम के बैठिए और रिएक्शन देखना शुरू करिए। देखिए, यौगिक कंपाउंड, यौगिक कंपाउंड, आ जाइए जरा। मैं यौगिक बोल रहा हूं और आप इनके सूत्र देखिए। पहला यौगिक आपका आएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। पहला यौगिक आपका आएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, तो सूत्र मैं आपका यहाँ पे लिखने वाला हूँ H2NOH। देखिएगा मैं कितनी खूबसूरत तरीके से इस रिएक्शन को बनाऊंगा आपका। फिर आपका आएगा हाइड्राजीन। क्या आएगा? हाइड्राजीन आएगा। हाइड्राजीन का फॉर्मूला रहेगा आपका H2NNH2। मतलब आप इसको NH2NH2 भी बोल सकते हैं, बस मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसको। क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक कारण है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्राजीन के बाद आपका आता है फेनिल हाइड्राजीन। क्या आता है जी? फेनिल हाइड्राजीन आपका आता है। ठीक है, तो फेनिल हाइड्राजीन जब आपका आता है तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है H2N और फिर यहाँ पे NH, यहाँ पे हो जाता है C6H5। ठीक, फेनिल हाइड्राजीन। फिर देखिए आपका एक आता है फेनिल हाइड्राजीन के बाद सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2NHCONH2। ठीक है, इतने फार्मूले आप लिखिए अपनी कॉपी में। और ये जो आपका एक यहाँ पे कराना है, इसको भी मैं इसी में शामिल कराए देता हूँ। इसको भी मैं इसी में शामिल करा देता हूँ। लिखा हुआ है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो जरा आप इसका संरचना देख लीजिए, फिर मैं वहाँ आपको लेके चलूँ। लिखा हुआ है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल, तो ये फेनिल है। फेनिल पे 2 और 4 पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है। 2 और 4 पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका हाइड्राजीन जुड़ा हुआ है NH2। मतलब अगर मैं इसको शार्ट फॉर्म में लिखूँ तो H2NNH और C6H5 लिख कर मैं यहाँ पे NO2 करके ट्वाइस कर दूँ तो कोई गलती है नहीं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। रिएक्शन आपका लिखने का मन करेगा तो आप संरचना बना के लिख सकते हैं। तो आइए जरा यहाँ पे मैं उसका भी केवल फॉर्मूला लिखता हूँ, नाम आप पीछे से देख के लिख लीजिएगा। H2NNH, उसके बाद आपका आया C6H5 और यहाँ पे NO2 कितनी बार आया है? उसमें 2 बार आया हुआ है, 2 नंबर और 4 नंबर पर। तो देखिए ये आपके कंपाउंड हो गए, 5 कंपाउंड। पांचों का रिएक्शन कार्बोनिल यौगिक के साथ। किसके साथ? कार्बोनिल यौगिक के साथ। कार्बोनिल यौगिक में कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल यौगिक में होता है आपका CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? CO ग्रुप। तो आप देख लीजिए इस रिएक्शन में होता क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए, हमेशा जो यौगिक आपका कार्बोनिल यौगिक होगा उससे O निकल जाएगा और यहाँ से आपका H2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 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 आपका H2 निकल जाएगा। पीछे जितना है वो बचा रहेगा। जैसे इस वाले में NOH बच जाएगा, इसमें NNH2 बच जाएगा, इसमें NNHC6H5 बचेगा, इसमें NNHCONH2 बचेगा, इसमें NNHC6H5 NO2 ट्वाइस बचेगा। मतलब एकदम 2 कौड़ी का रिएक्शन है, इससे आसान रिएक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए जरा आपके यौगिक पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, फेनिल मेथिल कीटोन की क्रिया आपको करानी है। ये कीटोन लिखा हुआ है मतलब CO समूह तो रहेगा, फिक्स है। क्या रहेगा? CO समूह। तो CO समूह है आपका, CO समूह इसी तरह से है ये। और आपको बनाना है फेनिल मेथिल कीटोन। मतलब फेनिल का अर्थ है C6H5 और मेथिल का अर्थ है CH3। तो एक तरफ CH3 लिख दीजिए, एक तरफ C6H5 लिख दीजिए। और आपको इसकी क्रिया करानी है उसी से करानी है। किससे? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से करानी है, जिसकी संरचना मैंने अभी आपको पीछे लिख के दिखाया। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए
पीछे इसकी संरचना भी बनी हुई थी, इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। हम लोग को ज़रूरत केवल इतने की है, इसीलिए हम इसको बनाते हैं, पूरी विस्तार संरचना नहीं बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे H2NNH और C6H5 ये आपका था हाइड्रोजन, इसी में आपको NO2 ट्वाइस भी जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 4 कुंटल का जोड़ दे आपसे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप डरिएगा मत। बस यहाँ से O निकालिएगा, यहाँ से H निकालिएगा और कुछ मत करिएगा। नीचे रिएक्शन तीर लगाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा, देखिए C6H5C, यहाँ पे आपका लिख दीजिएगा CH3 और 2 बंध टूटा तो दोनों आके N से जुड़ जाएगा और फिर इधर टोटल वही उतार दीजिए, चाहे जितना बड़ा हो। C6H5 NO2 ट्वाइस हो जाएगा ना, चाहे जिससे करा लीजिए आप। यहाँ पे देखिए मैं आपकी फेनिल हाइड्रोजन से भी करा के दिखा देता हूँ, फेनिल हाइड्रोजन से भी मैं करा के दिखा देता हूँ। देख लीजिए C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आया आपका C6H5, ये मान लीजिए डाईफेनिल कीटोन ही कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले लीजिए, इस ग्रुप से आपको मतलब होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मेन ग्रुप था। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कहा आपको फेनिल हाइड्रोजन से करा दीजिए, H2NNH C6H5, पीछे फॉर्मूला आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर भी वही कहानी हुई, यहाँ से O, यहाँ से H2 निकल गया बाहर और आपका यौगिक बनकर हो गया तैयार, C6H5CO C6H5, इसका नाम है डाईफेनिल कीटोन, इसका भी यौगिक पूछा जा सकता है आपसे। O निकाल देंगे ना आप, यहाँ से O निकाल देंगे और आपसे वो जुड़ जाएगा NNH C6H5। देखिए कितना आसान रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, एक थम्स अप भी बनता है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखिए यहाँ से आपका ये खत्म होता है। इसमें का आपका लास्ट सवाल आया कि बेंजल्डिहाइड को आप गर्म कर रहे हो NaOH के साथ, वो भी सांद्र NaOH के साथ, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम क्या है, जरा आप इस बात पे फोकस करिए। तो आइए मैं आपको उस रिएक्शन तक लेके चलता हूँ और आप कहेंगे कि अरे मैं तो इसको जानता था। तो मैंने कहा जानते थे तो बताइए। देखिए आपने लिखा बेंजल्डिहाइड, तुरंत उसका सूत्र बनाइए C6H5CHO, इसको गर्म करिए आप सांद्र NaOH के साथ, सांद्र NaOH। अब आपको कुछ कुछ याद आएगा क्या हुआ था यहाँ पे, इसमें ज़रा बताइए आप कि ये इसका रिंग है, रिंग संरचना है इसकी, ऐसे बनती है इसकी संरचना। उसके बाद यहाँ पे आपका होता है CHO, तो जो इसमें क्रियात्मक समूह CHO है, इसके पास जो ये कार्बन है, इसके पास कोई अल्फा कार्बन है क्या, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो 50% NaOH अर्थात सांद्र NaOH के साथ कौन सी अभिक्रिया देते हैं जी? तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत बोलिए कौन सी अभिक्रिया देते हैं? कौन सी अभिक्रिया देते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? कैनिजारो। तो है ना एकदम आसान रिएक्शन। देखिए था कैनिजारो ही, पूछ दिया आपसे घुमाकर। तो एल्डिहाइड में जब भी पूछेगा, एल्डिहाइड को अगर तनु NaOH से पूछेगा तो एल्डोल संघनन, और एल्डिहाइड को अगर सांद्र NaOH से पूछेगा तो समझ जाइएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया। और कैनिजारो अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है, एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए सांद्र NaOH आपने ले लिया है, मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका CH2OH अर्थात एल्कोहल ग्रुप है, जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो बनता है CHO, और जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो बनता है COOH, और जब इसका अपचयन होता है तो बनता है आपका CHO, और जब इसका अपचयन होता है तो बनता है आपका CH2OH। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास है CHO, मैंने कहा होगा एक का ऑक्सीकरण एक का अपचयन, तो देख लीजिए एक बार आपका CH2OH बन जाएगा और एक बार आपका COOH बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में देखिए आपके दो कंपाउंड बनेंगे। एक कंपाउंड जो ये वाला है ये बना लेगा C6H5, CHO से ये अपचयित होकर CH2OH बना देगा। दूसरा ऑक्सीकृत हो जाएगा तो वो क्या बना देगा आपका COOH बना देगा। आप इसी पे रिएक्शन छोड़ सकते हैं,
परंतु यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे जो C6H5COOH बना ये एक अम्ल है, और अगर अम्ल है तो क्षार से क्रिया करके तुरंत ही लवण प्लस जल बना देगा। तो यहाँ पे आप H की जगह Na भी लिख सकते हैं, कोई गलती है नहीं। किताबों में आपको Na ही लिखा मिलेगा, ठीक है, ये बात को याद रख लीजिएगा। तो आप Na लिख दीजिएगा, नहीं तो कुछ जो क्या बोलते हैं एग्जामिनर होते हैं ना, थोड़े मूर्ख टाइप के होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहेंगे नहीं Na नहीं लिखा तो मैं काट दूंगा। तो आपने लिखना COOH ही है, और आप COH हटाकर वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैनिजारो अभिक्रिया। यहीं पे अगर हम H रख देते हैं H, तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, तो उसका यहाँ पे H आ जाता है, HCH2OH अर्थात मेथिल अल्कोहल, और HCOO Na सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये देखिए, ये आपका हो गया तगड़ा वाला रिएक्शन। आशा करता हूँ कि आपको टोटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट आता है रिएक्शन, इनको भी फटाफट देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि नॉर्मली रिएक्शंस हैं आपके। पहला आपका आ रहा है टालुइन से बेंजल्डिहाइड, पहला आपका आ रहा है टालुइन से बनाना है आपको बेंजल्डिहाइड, ठीक है। टालुइन से बेंजल्डिहाइड आपको बनाना है, तो क्या हो जाएगा टालुइन से बेंजल्डिहाइड में, ज़रा बताएंगे क्या आप। टालुइन है आपका, जरा बनाइए तो इसका C6H5CH3, इससे आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड C6CH5CHO। बहुत सारे तरीके आपके पास हैं, परंतु उन तरीकों को हम क्यों यूज करें, हम क्यों ना इसका इटार्ड अभिक्रिया ही करा दें। क्या करा दें, इटार्ड अभिक्रिया ही करा दें। तो आप इटार्ड अभिक्रिया यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा टालुइन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए कितना आसान रिएक्शन है, इटार्ड अभिक्रिया को ही उसने कैसे प्राप्त करेंगे में भी पूछ लिया, ठीक है। तो आप समझदार बनिए और हर तरीके से रिएक्शन को पढ़िए। दूसरा देखिए आप लोग, बेंजोइल क्लोराइड का बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, दूसरा रिएक्शन है आपका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड से आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या इस रिएक्शन में क्या बनने वाला है। बेंजोइल क्लोराइड सूत्र लिखिए C6H5COCl, आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। जरा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न हुआ है क्या, कि Cl निकला है और H आया है, तो H का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, अपचयन कहलाता है। तो H के जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन। और आप बताएंगे इस रिएक्शन को, अब हमें आप इस रिएक्शन को हमें बताएंगे कि यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। अम्ल हैलाइड का अपचयन को एक विशेष नाम दिया जाता है, इसका एक नाम होता है, आपको मालूम होना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, आधा लिखने के बाद भी तो बता दीजिए। नाम है इसका रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड अपचयन कहता है कि भैया अगर तुम अम्ल हैलाइड का पैलेडियम आधारित BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराओगे, पैलेडियम आधारित BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराओगे, तो मैं उसको बना दूंगा एल्डिहाइड, मैं उसको बना दूंगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपने कहा बहुत सही बात है गुरुदेव, तो मैंने कहा लिख दीजिए रिएक्शन को C6H5COCl। जैसे इसका अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तुरंत ही होता क्या है, आपका Cl निकल जाता है, एक H को लेकर बाहर, और उसकी जगह आ जाता है H, और इधर बन जाता है C6H5CHO, और प्लस निकल जाता है बाहर HCl। तो देखिए कैसे आपने प्राप्त कर लिया, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, आपका बन गया रोजेनमुंड अपचयन से। किससे बन गया, रोजेनमुंड अपचयन से। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे में भी लगभग नाम के रिएक्शन पूछे जा रहे हैं। दो तो मैंने आपको अभी दिखा दिया, पहला इटार्ड अभिक्रिया हो गया, तीसरा हो गया बेंजोइल क्लोराइड, हो गया ना। अब देखिए आप जरा, एसीटोनाइट्राइल से बना रहा है एथेनल, एसीटोनाइट्राइल से आपका बना रहा है एथेनल। तो यहाँ पर भी देखिए ये आपका एक पैटर्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इसे पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए इस रिएक्शन का नाम मैं आपको बता दूँ, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन अभिक्रिया। क्या है जी,
स्टीफन, ये नहीं है, स्टीफन अभिक्रिया है इस रिएक्शन का नाम। तो स्टीफन अभिक्रिया अब जरा देख लिया जाए क्या होता है स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, तो स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है आप जरा इस बात को देखिएगा। स्टीफन अभिक्रिया में सबसे पहले एल्किल साइनाइड का SnCl2/HCl के द्वारा अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? जो आपका एल्किल साइनाइड है, एल्किल साइनाइड, इसका SnCl2/HCl के द्वारा अपचयन कराते हैं। किसके द्वारा? SnCl2/HCl के द्वारा। तो क्या होता है, दो हाइड्रोजन आते हैं, एक इस कार्बन के पास जाकर जुड़ता है, कार्बन के पास, और एक इस नाइट्रोजन के पास जाके जुड़ता है। तो आपका बनता है यौगिक एल्डीमीन। क्या बनता है जी? एल्डीमीन बनता है। ये हो जाता है आपका। ठीक है, तो जो आपका RCH डबल बॉन्ड आपका NH बना हुआ है, आपने उसका करा देना है अम्लीय जल अपघटन। क्या करा देना जी? क्योंकि अब देखिए यहाँ से पैटर्न लग गया कि नहीं आपका। अम्लीय जल अपघटन जैसे ही आप कराएंगे, आप देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर देखिए C और N के बीच कौन सा बंध बना है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो कितने अणु जल का योग होगा? 2 अणु जल का योग होगा। और इसके ऊपर दोनों OH जुड़ जाएंगे। किसके ऊपर? CH के ऊपर। और आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही 2 OH जुड़ेंगे, अस्थायी तो होते नहीं हैं, एक अणु जल इनसे मिलकर निकल जाएगा बाहर, एक का OH और एक का H। ये तुरंत ही नीचे बना देगा RCHO। क्या बना देगा? RCHO। यही है आपकी स्टीफन अभिक्रिया। और आपसे यहाँ बोला गया एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल का मतलब है 2 कार्बन रहेंगे। तो एक तो यहाँ पे आपका R लिखा ही है, यहाँ पे आप CH3 लिख दीजिएगा। R की जगह आप क्या रख देंगे? CH3 लिख देंगे। यहाँ भी तो आपका R की जगह तब क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो बन गया आपका CH3CHO। इसी का नाम क्या है? एथेनॉल है। तो देखिए तीन के तीनों आपके नेम्ड रिएक्शन ही हैं। तीन के तीनों आपके नेम्ड रिएक्शन है और कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए आप लोग, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पे एक आया कीटोन और उससे आपको बनाना है बेंजोइक अम्ल। तो इसका एक पैटर्न याद रखिए कि यहाँ पे कीटोन RCOR-, ठीक है, जैसे ही आप इसका अपचयन, ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। इसकी उपस्थिति में अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में। ठीक है, तो कठिनाई से एक तो इसका ऑक्सीकरण होता है। इसका कठिनाई से क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होता है आपको ये जानना जरूरी है। ऑक्सीकरण जैसे ही इसका होता है ना, एक तो आसानी से होता नहीं है, दूसरी बात तब जब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये बना लेता है एक RCOOH। क्या बना लेता है? RCOOH प्लस CO2 और H2O बना लेता है। ठीक है, किसका? कीटोन का। और कीटोन में भी प्रमुख रूप से आपका यहाँ पर एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप फिक्स रहता है, इनका CH3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CH3। इधर वाला कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, उधर वाला कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। ये बात को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बात को याद रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह सोडियम डाइक्रोमेट का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट का भी यूज कर सकते हैं। और ये कठिनाई से होता है, आसानी से नहीं। तो यही रिएक्शन तो आपसे पीछे पूछा हुआ है, देख लीजिए क्या पूछा हुआ है। फेनिल मेथिल कीटोन। तो कीटोन का मतलब है आपका CO ग्रुप हो गया, CO ग्रुप हो गया, और आपका फेनिल हो गया। फेनिल का मतलब इधर हो गया आपका C6H5, और कीटोन का मतलब हो गया, मेथिल का मतलब हो गया CH3। और आपने करा देना है इसका ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? देखिए C6H5CO, और ये बना लेगा OH, और प्लस में आपका निकल जाएगा बाहर CO2 प्लस H2O हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका उत्पाद बन के हो गया तैयार। इसका नाम है क्या? बेंजोइक
अम्ल, बेंजोइक अम्ल इसका नाम है। और यहाँ आपने देखा इसका नाम था फेनिल, जो आपने CH3 जोड़ा उसका नाम था मेथिल, और बाकी पूरे का नाम था कीटोन। ठीक है, तो इस टाइप से आपका यौगिक बनके हो गया तैयार। देखिए 2 कौड़ी का यौगिक था, आपको थोड़ा सा समझना था। लास्ट में आप देखिए आपका बना ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे आपको थोड़ा पैटर्न अपना लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था एक यौगिक से दूसरे यौगिक में बदलने का नियम बताया था मैंने। ठीक है, तो आइए जरा सबसे पहली चीज़ आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ ब्रोमोबेंजीन से आपको कैसे बनाना है। तो ब्रोमोबेंजीन में मतलब आपका है कुछ इस तरह से, यहाँ पे जुड़ा है ब्रोमीन, और जो आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है वो बनाना है आपको इस तरह से। देखिए यहाँ पे होना चाहिए आपका COOH, हो जाएगा। तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे, आप बताइए कि आप करेंगे क्या। तो मैंने कहा कि पहले हम लोग ब्रोमोबेंजीन से बना लेंगे बेंजीन, पहले हम लोग ब्रोमोबेंजीन से बना लेंगे बेंजीन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, अपचयन कराकर। कैसे बनाएंगे, अपचयन कराकर। बेंजीन बनाने के बाद हम लोग बना देंगे टालोइन, फिर टालोइन का करा देंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराने से हो जाएगा COOH। ठीक है, तो आइए जरा इस रिएक्शन को देखना प्रारंभ करते हैं। बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चलिए देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, इसमें इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको, देखेंगे आप। रहेगा यहाँ पे आपका ब्रोमो बेंजीन, क्या रहेगा जी, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तुरंत ही आपको इसका अपचयन करा देना है। क्या करा देना है, अपचयन करा देना है LiAlH4 से। जैसे ही आप इसका अपचयन कराएंगे तुरंत ही ये बदल जाएगा बेंजीन में। किस में बदल जाएगा जी, बेंजीन में बदल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H। फिर से आप इसका करा दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन करा दीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दीजिए। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसे ही कराएंगे आप इसकी क्रिया कराएंगे मेथिल क्लोराइड से। तो जानते हैं क्या होता है, ये H इस Cl को लेकर भाग जाता है। ठीक, और आपका जो CH3 है वो इसके पास जुड़ जाता है, और आपका एक नया यौगिक टालोइन बन जाता है। क्या बन जाता है, टालोइन, CH3 जुड़कर। जैसे ही आपका टालोइन बना आप अगला काम शुरू कर दीजिए। टालोइन बनता है तो टालोइन के बाद तो आपके पास हथियार है ही, इसका तनु HNO3 से करा दीजिए ऑक्सीकरण। किससे करा दीजिए, तनु HNO3 से इसका करा दीजिए ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, तुरंत ही ये COOH में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, COOH में। तो ये आपको अपनी कॉपी में रिएक्शन लिखना है। और टालोइन इसमें कैसे बदला मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टालोइन बदला कैसे होगा, ये देखिए C है और इसके पास रहे होंगे 3H। कितने H रहे होंगे, 3H रहे होंगे। और जब आप इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो तीनों H ने एक एक ऑक्सीजन को पकड़ लिया होगा, तीनों H ने एक एक ऑक्सीजन को पकड़ लिया होगा। जैसे ही पकड़ा होगा आप देखिए 3 OH हो गए एक ही कार्बन पर, जो कि आपको मालूम है कि अस्थाई नहीं होने चाहिए। आपको मालूम है कि ये अस्थाई नहीं होने चाहिए। तुरंत ही एक जगह से OH और दूसरी जगह से H को लेकर भाग जाता है। ठीक, तो अब देखिए आपका बच क्या गया, क्या बचा जी, आपकी बची बेंजीन रिंग बची, और यहाँ पे आपका C और डबल बॉन्ड O बच गया, और ये OH बच गया। देख लीजिए COH बन गया कि नहीं। तो आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये पेपर में तो आप डायरेक्ट ही लिखेंगे यहाँ से ये रिएक्शन को। ठीक, तो इस तरह से आपने इसको बना लिया और आपका हो गया रिएक्शन पूरा। आशा करता हूँ आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा ना तो बिना कमेंट बॉक्स में कमेंट करे जाइएगा मत, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट दिखता ही नहीं मुझे किसी का। ठीक,
तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। आज मैंने आपको कम से कम 20 रिएक्शन करवाए हैं, सब के सब आपके पैटर्न पर आधारित इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।